Good morning everyone. We will study about arithmetic progressions whether you want it or not. Okay? क्योंकि exam is very near and I know many of you concepts are not clear. So let's give it a try because this is the last try, right? Okay. Arithmetic progression समझने से पहले let us understand what is a sequence. Okay. Any group of numbers can make a sequence like 3, 7, -1, 2, half. This will form a sequence, no doubt. There can be infinite sequences like this. All of these can be a sequence, but they may not be an AP. So what makes a sequence an AP? It is the P in the AP which makes a sequence the AP, like the progression. Progression पता है? Like numbers, suppose let us take the example of 3, 6, 9, 12. These group of numbers you see, यहाँ पे देख रहे हो, you see हर नंबर उसके पहले वाले नंबर से 3 ज़्यादा है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं ये, we can say कि हर नंबर पहले वाले नंबर से 3 प्रोग्रेस कर गया है, ओके? सो 3 प्रोग्रेस करके 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 एक सीक्वेंस बनता है और हम इसको बोल सकते हैं कि दिस ग्रुप ऑफ नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? सो बट एक सीक्वेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं है और जो पैटर्न है वो अरिथमेटिकली प्रोग्रेसिव नहीं है. जैसे 6, 9, 10 में पैटर्न हो सकता है, इसका स्क्वायर करके उसका -1 ऐसा पैटर्न हो सकता है, लेकिन वो अरिथमेटिकली प्रोग्रेसिव है ऐसा नहीं है. So to become arithmetically progressive, we are talking about only the case, only those sequences जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर से arithmetically आगे है या पीछे है, like plus something or minus something, right? So we can say, तुम्हें पता लग रहा होगा कि मैं बोर्ड पकड़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है. Okay, so let us see 3, 6, 9. यहाँ पे you see every number is coming by adding a particular number. This is the progress, and this is the progression. Okay, मान लो ये गया है 12, 15 up to 18 तक. इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ अभी. 18, 15, 12, 9, 6, 3. Look at this. यहाँ पे हर नंबर पहले वाले नंबर से 3 कम है कि नहीं? फोकस. हर नंबर उसके पहले वाले नंबर से 3 कम है, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है क्या? It is also progressive, but ये in the backward direction. You can say it is regressive. Okay, but this is also considered a progression. क्योंकि प्रोग्रेस दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे -3 जो है, दिस इज द कांस्टेंट अरिथमेटिक नंबर which is being added to every number to get the next number. So a arithmetic progression can be a progression in both ways. जो सामने से प्रोग्रेशन है वो पीछे से भी प्रोग्रेशन है, बट यही डिफरेंस है कि यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है और वहाँ से घटता हुआ जा रहा है. तो जो प्रोग्रेशन है वो दोनों डायरेक्शन से है. ये तुमने समझ लिया पहली बार. अभी तुम्हारे दिमाग में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम प्रोग्रेशन या रिग्रेशन बोलते हैं जब हर नंबर उसके पहले नंबर से
कांस्टेंट कुछ ऐड होके नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, तभी हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अच्छा, ये तो हम समझ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लेकिन उसको जनरलाइज कैसे करें, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए नंबर से थोड़ी खेलेंगे हम। 3, 6, 9 हर एपी थोड़ी ऐसा है, एपी कुछ भी हो सकता है। तो उसको जनरलाइज करेंगे तभी तो समझेंगे उसके जनरल टर्म क्या है, या कोई भी एपी को कैसे स्टडी करेंगे, उसके और फैक्टर्स निकालेंगे। हाउ कैन वी डू इट? ओनली बाय जनरलाइजिंग, राइट। अब to generalize we have to study, like you see one thing, look at this AP 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पे देखो ये पहला टर्म है वो फिक्स्ड है, और हर टर्म पिछले टर्म से एक कांस्टेंट चीज ऐड होके ही आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज फिक्स्ड है, क्या है? एक तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, जिसको हम बोलते हैं ए, और ये जो कांस्टेंट जो ऐड होके बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो सारे सेम है, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस या डी, विच इज ए कांस्टेंट। ओके, अब देखो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये सीक्वेंस एपी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के बाद 9 की जगह तुम्हें 10 मिल जाएगा। तो एपी होने के लिए दो चीज चाहिए या एक चीज चाहिए, मुझे याद नहीं, लेकिन पहला चीज यही है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा कांस्टेंट, मींस इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तुम्हारा d AP में 3 आ सकता है, -3 आ सकता है, लेकिन d कभी ऐसा नहीं आएगा 2n, कभी ऐसा नहीं आना चाहिए 3n², क्योंकि n पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट एन AP। अगर d n पे डिपेंड कर रहा है तो ये AP नहीं है। मतलब ये जो d है वो हमेशा एक पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, उसकी बात छोड़ो, बाद में देखेंगे, लेकिन कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा सीक्वेंस को तुम बोल सकते हो एपी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एपी अगर है तो डी कांस्टेंट है, और अगर डी कांस्टेंट है कोई सीक्वेंस में तो भी एपी है। सो यू कैन से दे आर डबल इंप्लाइंग ईच अदर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कंडीशन याद रहा एपी होने के लिए क्या है? ठीक है, लेट अस टेक सम टाइम टू रैप इट। ओके, और लेट अस कम टू जनरल टर्म। अब तुम देखो कोई एपी का पहला टर्म को हम क्या बोले, क्या बोले? ए, जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज आ जाएगा तो ए। तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? a प्लस डी, राइट। तो उसमें d ऐड होके अगला टर्म आया। अब उसके बाद वाला टर्म क्या होगा? a प्लस 2d। इसी तरह चलता गया। एक चीज देखो, मान लो ये रोल नंबर है या सीरियल नंबर है इनका, तो पहला टर्म का सीरियल नंबर तो 1 है ना, पहला टर्म है। तो पहला टर्म कितना था लिख सकते हैं? a, या फिर हम लिख सकते हैं a प्लस 0d, क्योंकि कुछ d है नहीं तो वी कैन पुट ए 0। अभी दूसरा टर्म को देखो, यहाँ पे कितना है? 2, सेकेंड टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। सो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है d का? 1, मतलब 2 से 1 कम, ये 1 - 1 0, 2 - 1 1। वैसे ही थर्ड टर्म 3 - 1। तो तुम खुद ही बोलो, जब मैं nth टर्म निकालूंगा तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? n - 1d। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड?
ध्यान से देखो, हर नंबर का सीरियल नंबर से एक कम है डी का कोएफिशिएंट, मतलब डी इज एडेड वन लेस देन द सीरियल नंबर। तो इसीलिए हम बोलते हैं एपी का जो nth टर्म है, या मान लो 25 टर्म से एक एपी में, तो 25th टर्म nth टर्म हो सकता है, 23rd टर्म भी nth टर्म हो सकता है। nth टर्म मतलब जैसे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है ना, वैसे जैसे क्लास में बच्चे हैं उनका रोल नंबर है, तो रोल नंबर 17, तो रोल नंबर 17 जिसका है वही खड़ा होता है कि नहीं, अगर प्रेजेंट है तो। सो an will give us the nth term, सीरियल नंबर n पे जो टर्म है वही देगा। सो इट इज गिवन बाय, यहाँ से हमको मिला a प्लस n माइनस 1। समझ में आ गया? तो इसको हम यूज करके कोई भी टर्म एपी का निकाल सकते हैं अगर हमें a और d पता हो तो। गॉट इट? लिख लो। ओके, अब ये वीडियो है तो मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, तुम लिख सकते हो। सो लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तुमने समझ लिया ये कि an जो है वो a प्लस n माइनस 1 d है, ये है जनरल टर्म। ओके, अभी मान लो किसी एपी का तुम जनरल टर्म निकाल रहे हो पीछे से, मतलब रिवर्स, कोई एपी रिवर्स हो गया। अगर कोई एपी रिवर्स हो जाता है, फोन स्टॉप करें, अगर कोई एपी रिवर्स हो जाता है तो पीछे से देखेंगे तो पहला टर्म क्या होगा? यस, a प्लस n माइनस 1 डी, इसके बाद a प्लस n माइनस 2 डी, अभी लास्ट टर्म क्या होगा? a। तो जब पीछे से देखोगे तो लास्ट टर्म जो है वो हो जाएगा इस एपी का पहला टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा d की जगह माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15 है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 15, 12, 9, 6, 3। तो 3 के साथ 3 ऐड किया तो 6 मिला, 6 के साथ ऐड किया तो 9 मिला, 9 के साथ ऐड किया तो 12 मिला। लेकिन अगर उल्टा देखा तो 15 के साथ माइनस 3 ऐड किया तो 12 मिला ना, वैसे ही 12 के साथ माइनस 3 ऐड किया तो 9 मिला ना। तो जब एक एपी रिवर्स होता है तो एक ही चीज होता है, क्या होता है? उसका कॉमन डिफरेंस जो है d वो बन जाता है नेगेटिव माइनस डी, या अगर नेगेटिव होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। और कुछ होता है क्या? और जो लास्ट टर्म है वो हो जाता है फर्स्ट टर्म। इतना याद रखना, ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हेल्प करेगा, याद रखो इसको। अभी ये तो हम समझ गए कि एपी का जनरल टर्म क्या है, रिवर्स अपन एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए, ये भी समझ गए। ठीक है, रिवर्स वाला क्वेश्चन वो भी सब क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज हम बेसिक्स देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आई तो क्वेश्चंस में अप्रोच भी इजीली मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? सो अगर हम समझ गए कि एपी क्या है, जनरल टर्म क्या है और रिवर्स एपी क्या है, अभी एपी का और सारे चीज भी हैं। ओके, जैसे कि एपी का सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तुम्हारे क्लास 10 में एपी में दो ही कॉन्सेप्ट्स मेन हैं, एक तो nth टर्म, एक तो सम ऑफ n टर्म्स। उसको लेके अप्लाई करके सारे प्रॉब्लम्स में हैं, वो हम देखेंगे। पहले ये इस वीडियो में तुम बस इसका कॉन्सेप्ट देखोगे, जो कॉन्सेप्ट तुम समझ नहीं पाए उसी के लिए ये है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स जो देखेंगे इसका मतलब क्या है,
कोई भी एपी है तो वो पूछा है इसका सम ऑफ टू, मान लो यहाँ पे 18 तक है, 1 2 3 4 5 6, सम ऑफ टू 6 टर्म्स, मतलब वो पूछा है इन सबको ऐड करने से कितना मिलेगा वो बताओ। अब ये तो 5-6 नंबर है, तुम ऐड कर सकते हो ये सब, लेकिन मान लो एक 100 टर्म वाला एपी है, तुम थोड़ी ना सबको ऐड करोगे बैठ के, वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, टायरसम, यू कांट डू, राइट। सो देयर मस्ट बी ए pattern, there is a pattern in AP which we can abuse to get our SN, right? जैसे कि let me take an example of a number, then I will show you in terms of general terms. पहले नंबर में देखते हैं क्योंकि छोटे छोटे नंबर में इजी लगता है ना। तो मान लो तुम्हें दिया है एक AP है 1 3, सॉरी एक AP है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इनको ऐड करने के लिए बोला, कितना आता है 15, राइट। गलत मत बोलना है, इज्जत का सवाल है। सो 5 4 3 2 1, इसको उल्टा लिख दिया मैंने। अगर मैंने इसको उल्टा लिख दिया तो सम कितना आएगा, वाक्य बार 15, वेरी गुड। सो 15 होता है ऐसे और 15 होता है वैसे, दोनों साइड से। अभी एक चीज देखो, मैं इनको ऐड कर रहा हूं ऊपर नीचे, 5 + 1 6, 4 + 2 3 + 3 4 + 2 5 + 1 6, 15 + 15 30, यानी कि 6 × 5 = 30 हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये मैंने क्यों समझाया, अभी समझेंगे। ये जनरल टर्म्स हम पे आ रहे हैं, इसलिए मैंने नंबर्स में समझाया कि ऐसे होता है भाई, कोई भी सीक्वेंस को उल्टा लिखेंगे तो सेम चीज आता है। आ रहा है कि नहीं, सबको देखो 6 आ रहा है, तो 6 5 = 30। दिस सेम थिंग वी विल डू इन जनरल टर्म्स, और एपी का एसएन निकल जाएगा। देखो कैसे, जो ये किया वही करेंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं, बस ये तुम्हें समझाने के लिए किया, ठीक है। अभी देखो एक एपी कैसा होता है, ए उसके बाद वाला टर्म a + d, उसके बाद वाला ऐसे ही चलता गया और लास्ट को क्या आएगा, a + n - 1d। ये कितना होता है, Sn, सम ऑफ टू n टर्म्स। मैंने टॉपिक तो वही दिया। अच्छा इसी Sn को हम अभी उल्टा लिखेंगे, a के नीचे लिखेंगे पीछे से, जैसे नंबर में क्या था ना वैसे यहाँ पे लिखेंगे a + n - 1d, ये इसका दोस्त है। उसके बाद लिखेंगे a + n - 2d, ये इसका दोस्त है। ऐसे ही करते चले गए और लास्ट को लिखेंगे a, ये इसका दोस्त है। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? जैसे नंबर को लिखा था ना 1 2 3 4 5, वैसे ही इसको उल्टा कर दे। अभी इनको ऐड करते हैं, नंबर में जैसा होता है ऐसा ही होना चाहिए। तो Sn + Sn कितना होता है, 2Sn, और यहाँ पे a + n - 1d, तो ये क्या हो जाएगा 2a + n - 1d। चलो ये पहला टर्म हो गया। इसके बाद वाला देखो, यहाँ पे भी a + a कितना होगा 2a + n - 2 है, और यहाँ पे +1 अगर कॉमन ले तो ये भी इनडायरेक्टली n- हो जाएगा। ये एडिशन में डाउट है तो तुम खुद करके देख लो एक बार, ठीक है। होगा ही, होता आया है और हो रहा है अभी। सो लास्ट टर्म भी देख लो, a + a 2a + n - 1d, 2a + n - 1 d। तो ये कितना बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स, a से n - 1 × d तक कितना टर्म्स थे, n टर्म्स था ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2Sn = n times 2a + n - 1 × d, or I can write Sn which I require will be n/2 whole into 2a +
n minus 1 into d. Okay, this is the formula for sum of two n terms. समझ में आ गया डेरिवेशन? समझ में आ गया? जैसे नंबर्स में देखा वैसे ही हुआ कि नहीं? कुछ और हुआ क्या? नहीं तो सो दिस इज द फॉर्मूला. अब इसको रटा जाए? नो, रटने की जरूरत है ही नहीं. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी माइंड में याद है कि ऐसे ऐसे होके आया था तो तुम्हें विदाउट एनी डाउट एग्जाम के टाइम याद आ जाएगा. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को दूसरे वे में इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. देखते हैं. Okay, so our Sn was n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of two any terms. अगर S1 बोले हो चुका है, ठीक है. अगर S1 बोले तो sum of two first term, मतलब S1 जो है वो a ही होगा. अगर कोई S2 बोले तो sum of two second term, मतलब पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो ये 2a प्लस d. ऐसे ही चलता जाएगा. अच्छा, इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ते हैं. n by 2 जो है और जो 2a है अंदर, उसको a प्लस a लिखता हूँ. ठीक है, अभी देखो n by 2 तो रहा बाहर, a तो रहा ऐसे, और ये जो है a प्लस n माइनस 1 ये क्या है? an. वेरी गुड. So first term plus nth term into n by 2 is also ऐसा. ये हो गया दूसरा फॉर्मूला. ये था पहला फॉर्मूला. अब कहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे वो तो क्वेश्चन पे देखेंगे. मान लो कोई क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दिया है तो ये इजी रहेगा. अगर कोई क्वेश्चन में लास्ट टर्म का दूर दूर तक कोई डिस्कशन है ही नहीं तो उसमें ये करेंगे. ये बेसिक है और ये है सिचुएशनल. डिड यू अंडरस्टैंड? कर तो तुम वही रहे हो ना, इसी से ये आया है. तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है. इतना याद रखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एडिशन इनटू n by 2 होता है ऐसा. अब याद कैसे रहता है? बहुत बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होता है. अब याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं रहेगा. तुम याद करने की कोशिश करोगे, ट्राई हार्डिंग करोगे कि इसको Sn इक्वल टू n by 2 ये वैसा नहीं होता. ठीक है, वैसे तुम्हारा इंग्लिश में लिटरेचर में काम दे सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में जितना क्वेश्चंस करते हो और क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट तुम पहले देख देख के भी हो फॉर्मूला अप्लाई करते हो, धीरे धीरे अपने आप सबकॉन्शियस में तुम्हें याद रह जाता है ना. तो याद रखने के लिए कोई ज़्यादा फंडामेंटल कुछ तरीका नहीं है जो तुम्हें बस ऐसा रटते जाओ. नहीं होता ऐसा. होता है क्या? तुमने देखो तुमने याद रखा था बहुत सारा चीज़, क्या हुआ तुम्हारा क्लास 9th में मैथ का एग्जाम बहुत खराब गया ना इसका, तो हमेशा याद रखता था. एनीवे, तो याद मत रखो. ये टेस्टिमेंट है कि कभी याद नहीं रखना चाहिए ज़्यादा चीज़. याद मत रखो. याद रखने के लिए मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और पढ़ाई बिना मेहनत के भी होती है. ठीक है, क्वेश्चंस करो और उसको अप्लाई करो, तब अपने आप याद रह जाएगा. राइट. सो Sn का फॉर्मूला हो गया. अब AP का तुम्हारे दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए. क्या हो गया? एक n और क्या हो गया? Sn. an हो गया, Sn हो गया. बेसिक कॉन्सेप्ट्स बुक पे खत्म. फॉर्मूला an का a प्लस n माइनस 1d, Sn का n by 2 और इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d और n by 2 होल इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ठीक है. अच्छा, और कुछ है क्या? और एक चीज़ है. मान लो तुम्हें Sn से पूछा है निकालो फ्रॉम Sn फाइंड n. ये तो क्वेश्चंस में आता है लेकिन मैं बता देता हूँ Sn से an कैसे निकालते हैं. अब देखो
कोई भी सीक्वेंस का मान लो ये लास्ट टर्म है और ये लास्ट का पहला वाला टर्म है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है और लास्ट का पहला वाला टर्म है। अब देखो Sn से An पूछा है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? Do you have any idea? तुम्हें पूछा है ये An है ना, लास्ट टर्म तो यही है ना, तो ये निकालेंगे कैसे Sn से? देखो अगर मैं सबका सम कर दिया जो कि है Sn और एक लास्ट वाला टर्म छोड़ के n-1 तक सबका सम कर लिया जो कि है Sn-1, समझ में आया क्या? बोला सबका सम निकाला और लास्ट वाले टर्म को छोड़ के उसके पहले वाला टर्म क्या होता है n-1, तो n-1 तक Sn-1 निकाल लिया और इन दोनों को माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ से टोटल से ये चला गया, राइट। अब बचा क्या? अब यही बचा ना, ये क्या है लास्ट टर्म, लेकिन तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है Sn-1 इज इक्वल टू n। ये है थर्ड फॉर्मूला। ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, 2 मार्क का सीबीएसई में आ जाता है, 2-3 मार्क। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबी। आई होप यू आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय एनी मेथड, ओके। सो और यू कैन पोस्ट व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझा तो उसको बार बार पूछ भी सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। सो these are the basic concepts of AP जो हो गए खत्म। अब क्वेश्चंस हैं 4, तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते, क्या करेंगे? मान लो कोई क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालने के लिए पूछा है, ओके, मिडिल टर्म के लिए पूछा है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पहली बात है कोई भी एपी का, मान लो फॉर एग्जांपल फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये तो छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं अप टू 99, ठीक है। अब मिडिल टर्म कैसा होता है सीक्वेंस का? अगर एपी ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n इज इक्वल टू ऑड, तो जो मिडिल टर्म होगा वो तो तुम्हें पता है मीडियन निकालने से, जो मिडिल टर्म होता है तो n+1/2th टर्म होता है। मान लो 17 टर्म्स है एपी में, 17 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कौन सा होता है? 9th टर्म, क्योंकि 9th टर्म के इधर भी 8 उधर भी 8, ठीक है ना। तो 9 कैसे आता है? 17 + 1/2, 18/2। That is possible because n is odd. What if n is even? Then you will have how many middle terms? 2 middle terms. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 17 टर्म्स की जगह मान लो 18 टर्म्स है। अगर 18 टर्म्स है तो बीच वाला कोई टर्म है क्या जो ऐसा दोनों को इधर उधर इक्वल डिवाइड करता है? नहीं है। तो 18 टर्म्स है तो कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म? तो अगर n इवन है तो n/2th टर्म जो है और n/2 + 1th टर्म जो है ये दोनों ही मिडिल टर्म है, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, मान लो 18 टर्म्स है तो बीच में कौन रहेगा? 2 टर्म्स रहेंगे और वो दोनों पूरे सीक्वेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कोई एक टर्म नहीं रहेगा जो इक्वली डिवाइड करेगा क्योंकि इवन है। समझ रहे? क्वेश्चंस में ज़्यादा समझोगे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। यहाँ पे a है 3, d इज ऑल्सो 3,
an is 99. So I have to find n first, क्योंकि n निकालने से ही मिडिल टर्म तो बाद की बात है। तो n निकालने के लिए an is equal to a plus n minus 1d और 99 is equal to 3 plus n minus 1 into 3. This will give me n minus 1 is equal to 96 upon 3, which is how much? 32. Am I correct? 99 minus 3, 96 by 3, 32 plus 1, n is equal to 33. Okay, 33. So here n was how much? 33, which is odd. तो odd term में क्या होता है? n plus 1 by 2th term, मतलब 33 plus 1 by 2th term, 34 by 2. 17th term, इस सीक्वेंस में नंबर 17 पे जो आएगा वही होगा मेरा मिडिल टर्म, क्योंकि ये ऑड है। अगर ये मान लो ये इवन आता, 33 की जगह 34 आता n, तो 34 by 2 17th टर्म और उसका अगला टर्म 18th टर्म दोनों होते मिडिल टर्म, क्योंकि इवन सीक्वेंस है। सो क्योंकि ये ऑड सीक्वेंस है, n आया 17th टर्म, तो 17th टर्म किसी p का निकालेंगे तो a17 will be a plus 17 minus 1 into d, which is equal to a कितना है 3, 17 minus 1 16, d is also 3, 16 3 are 48 plus 3 51. so यहाँ पे बीच में कहीं 51 है, वही इन दोनों इस AP को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो ये मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss problems based on arithmetic progression. Whatever we have learned the concepts, we will try to apply it. But तुम पहले इसको अच्छे से याद रख लो, समझ लो कि कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे आया, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो एप्लीकेशन भी इजीली आता है ना। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल, बाय बाय।